जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। जीते रहो, जज़ाकल्लाह। बाकी मैं ना बिठा लूँ, मैं कहा हुण रहन दो, रह की गया हुण। ठीक है, जींदे रहो मुंडियो। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी ये आई कैप की एग्जाम्पल है, आई कैप एग्जाम्पल 4। ओके, निकालना क्या है? टारगेट कॉस्ट भी निकालनी है, कॉस्ट गैप भी निकालना है, करंट कॉस्ट एक्सपेक्ट, सारा काम ही करना है। ठीक है, तो तरतीब से शुरू हो जाते हैं जी। सेल प्राइस, सेल प्राइस कितनी गिवन है सवाल में? रुपीज, तो पर यूनिट, ये सेल प्राइस पर यूनिट है 70। टारगेट प्रॉफिट लेस कर दे, 70 का 30%, 21। ओके, एक मिनट जी। 49 क्या है? आपकी टारगेट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते होते हैं आप? करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालते हैं। तो अगले स्टेप में करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट, अब कौन कौन सी सारी कॉस्ट लेनी है जो सवाल में गिवन है, वो सारी ले लेनी है। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिक्स्ड ऑफ एफओएच, वेरिएबल एफओएच, कोई सेलिंग एडमिन दे वो भी ले लेनी है। मैंने पहली दूसरी स्टेशन में शायद किसी में लिखा भी हुआ था, रखे हुए थे ये। ठीक है ना, अगर वो दे दे खर्चे तो सारे खर्चे ले लेने। ओके जी। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, अब डायरेक्ट मटेरियल का नाम भी तो था, हाँ तो था डायरेक्ट मटेरियल M1 की कॉस्ट क्या है? 9। ये तो सिंपल है। ठीक है, एक मिनट यार, वो तो इसीलिए उसने नीचे दूसरे खर्चे नहीं ना दिए, इसीलिए उसने दूसरे खर्चे नहीं दिए। उसने कहा है 30% का प्रॉफिट हो ना, तो बाकी मेरा अंदाजा खर्चे निकाल के भी मेरे लिए हैंडसम प्रॉफिट बच जाएगा। बस जो प्रॉफिट दिया हुआ चलाओ, जो कॉस्ट दी हुई है करो, टेंशन ना लिया करो ज़्यादा। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल M1 की कॉस्ट जी। आओ, ये तो एक यूनिट पर, एक ही यूनिट लगता है, एक यूनिट पर ₹9 पर यूनिट ऑफ पर्ट NP8। तो शायद बस ये 9 रुपए की ही कॉस्ट लेनी है, इसमें कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल M2। अब इसमें वही मसला है। अब ये देखो, अब छोटी सी वर्किंग का नंबर भी नहीं दे रहा, छोटी सी वर्किंग अपने पास ऐसी रफ साइड पे ना, साइड पे कर लिया करनी है, जिसमें आप यूँ लिखा करोगे आउटपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू इनपुट। इतना सा साइड पे लिख लेना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखना है सवाल में गिवन क्या है, फिर देखना है लॉस की परसेंटेज किसके साथ जुड़ी हुई है। अल्लाह अल्लाह, खैर सल्ला, गलती के चांसेस नहीं है। ज़्यादा टार्जन बिल्कुल नहीं बनना, अभी डायरेक्ट नहीं, जब कहूँगा तब डायरेक्ट, बल्कि मैं तो एंड तक नहीं करने देता डायरेक्ट। अब ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ NP8 रिक्वायर 3 मीटर्स, तो ये क्या है फिर? आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया 3 मीटर्स, सिर्फ लिख लें थोड़ा सा, अब बाकी वहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट, हाउएवर नहीं, बट देयर विल बी अ लॉस इन प्रोडक्शन ऑफ 10% ऑफ मटेरियल यूज। तो ये इनपुट का 10% है, तो इनपुट हमें पता नहीं है, तो ये 0.1x आ गया। अब यहीं पे दिमाग में ये आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाएगी ना, फिर आप डायरेक्ट किया करेंगे। अभी नहीं दिमाग में बनानी डायरेक्ट, अभी यहाँ पे बनाकर यहाँ से डायरेक्ट करें। ये 0.1x इधर जाके क्या होगा? माइनस होके 0.9 रह जाएगा। 0.9x, x को इधर ही छोड़ दो, डिवाइड। अल्लाह अल्लाह, देखे यार सल्ला। डायरेक्ट मटीरियल M2 की कॉस्ट जो है वो क्या है जी? 3 मीटर्स डिवाइड बाय 0.9। आंसर जो भी है चलो बता दो, 3.3 आ गया। 3.3 मीटर्स इंटू रुपीज 1.8, तो ये आपका आंसर आया 6। सही है, आसान काम है, बस थोड़ा सीखना ध्यान से हो जाए ना कोई भी चीज़ का, वो फिर इंशाल्लाह आसान ही रहेगी आगे भी। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ NP8 विल रिक्वायर 0.5 आवर्स, आउटपुट टाइम दिया हुआ है। हाउएवर इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी अनअवॉइडेबल 5% ऑफ टाइम पेड इनपुट। वही वाली कहानी है, कितने आवर्स लगते हैं 0.5 आवर्स, और कितने 0.05x, क्योंकि उसने x के साथ जोड़ा है इसको। अब इसको दिमाग में सॉल्व कर लें, इतना लिख लें अभी, बाकी दिमाग में ऐसे कर लिया ज़बानी। ये प्लस 0.05 से जाके माइनस 0.05 होगा तो 1, अच्छा ये क्या होता है असल में 1 होता है ना, 1 माइनस 0.05 बनता है, तो 1 में से 0.05 माइनस करें तो पॉइंट, ये पता है, शुक्र। तो ये नहीं पता तो कोई बात नहीं है, मुझे क्लास के बाद आके पूछ लेना अगर आप अभी शर्मिंदा हो रहे हैं तो। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, छठी सातवीं वाली, शायद उससे भी पहले वाली, पाँचवीं छठी वाली। ये 0.05x माइनस करें इधर तो ये क्या बच गया, क्योंकि वो कोई बच्चा ये नहीं ना कह सकता कि हमने तो मैथ पढ़ी नहीं, हम तो FA वाले हैं, हम तो फलां वाले हैं। तो भाई पाँचवीं छठी तो पढ़ के ही आए ना, तब ध्यान देना था ना बेटा। उस वक्त कहते थे कि ध्यान पढ़ाई पे रखो, जब आपका ध्यान जिधर होता था ना, अब उसने नुकसान हो गया ना उस वजह से जी। 0.05x माइनस हो गया इधर, तो इधर क्या बचेगा, 1 माइनस 0.05x करेंगे तो क्या बचेगा 0.95x। अब x निकालना है तो डिवाइड कर, x निकालना है ना हमने, हमें ये चाहिए होता है क्योंकि ये कॉस्ट में यूज करना है हमने, ठीक है। ठीक है जुनैद खान, पिछली क्लास में जुनैद खान था, मुझे जुनैद खान याद आ गया, जबरदस्त बॉलर था, पता नहीं क्या कहा, कहाँ गया, गायब कर दिया। ओके, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है जी बेटा 0.5 आवर्स लगते हैं, और 0.95 से डिवाइड करेंगे, कुछ वेले भी बैठते हैं और पैसे पूरे लेके जाते हैं, बस हलाल हराम रलाई जाते हैं। 0.526, ठीक है, 0.52 नहीं करना ना, मेरी मर्जी है, इंटू ₹19, तो 10 रुपीज़ क्या आ गई लेबर कॉस्ट। डन हो गया। उसके बाद हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोटा सा इसमें भी था, हालांकि वैसे तो प्रोडक्शन ओवरहेड हमने इलस्ट्रेशन 1 या 2 में भी किए थे, तो जो आवर्स लेबर के थे मल्टीप्लाई के दोनों सवालों में किए थे 1 और 2 में, लेकिन ये वाला मामला पता नहीं था उस वक्त तक। लॉस आया, साथ में एक नया कॉन्सेप्ट हो गया। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ओके जी, प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट में एट द रेट ऑफ 60 पर डायरेक्ट लेबर आवर। और ये आवर्स कौन से वाले लेंगे लेबर के, 0.5 या 0.5263, 0.5। तो प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा होता है उसमें, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट जो है, इधर देखो जी 0.5 आवर्स, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्टिव आवर्स के दौरान ये अज्यूम किया जाता है कि ओवरहेड्स जो है वो इनकर हो रहे हैं, जो काम नहीं हो रहा तो ओवरहेड्स भी इनकर नहीं हो रहे। ये नॉर्मल अजम्पशन है, अनलेस कि वो खुद कोई और बात कर दे। वो कह सकता था कि नहीं जी, वो खुद कह दे कि जी आपने प्रोडक्टिव आवर्स की नहीं बल्कि आवर्स पेड की बेस पे लेना है, तो हो सकता है फिर मशीनें ऐसी जो चलती रहती हों, बंदे वेले भी हों, तो खुद कह दे तो अलग बात है। खामोशी केस में यही नॉर्मल अजम्पशन है कि जब आपका काम हो रहा होगा ओवरहेड्स इनकर हो रहे होंगे, अगर लेबर वेली बैठी है तो ओवरहेड्स भी इनकर नहीं हो रहे फिर, ठीक है जी। इंटू ₹60 जी, 30 आ गया, और ये जनाब 55। अब ये क्या आ गया जी आपके पास, एक्सपेक्टेड कॉस्ट आ गई, ये ए है और ये बी है। अब भाई ने कहा था BA करो, BA, तो B माइनस A करें तो 6 आ रहा है। ये क्या है, टारगेट कॉस्ट का गैप। अब इधर देखो, इधर देखो, रिक्वायरमेंट ए भी सी था ना, 1 2 3 है। अच्छा, ये रिक्वायरमेंट 1 है, अच्छा 2 है, तो 1 क्या थी, अच्छा वो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या थी जी, करंट, वैसे हेडिंग दी हुई है लेकिन चलो, करंट एक्सपेक्टेड कॉस्ट, ये रिक्वायरमेंट 1 आ गई, और गैप रिक्वायरमेंट 3 आ गई। ठीक है जी, ये काम कुछ आसान हुआ है, चलो जी।
जाना है तुमने? तो बेटा जब जाना होगा तो बताऊंगा ना होमवर्क। अच्छा, ये बहुत छोटा सा सवाल है। इसके अंदर प्राइस आपने डिटरमिन की है मार्केट की। ये आपके क्यूएम वाला कॉन्सेप्ट है, शायद आपको कोई याद हो या कहीं पढ़ा हो, या इकोनॉमिक्स का है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा हुआ है ना। यहाँ पे आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप याद लेकर आएंगे। आई कैप ने अपनी एग्जाम्पल के अंदर ही ये दिया हुआ है ना, ठीक है। तो अगर ये करवाना चाहेगा आपसे प्राइस डिटरमिन, तो ये इक्वेशन आपको परिचय में लिख कर देगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलो, ये एक छोटा सा सवाल है, 2 मिनट में हो जाएगा, ये पहले कर लेते हैं। होमवर्क रहने दो, होमवर्क अच्छा सा सवाल करते हैं, ठीक है। ओके, क्या कहता है जी, व्हाट प्राइस विल द कंपनी हैव टू चार्ज टू कैप्चर इट्स रिक्वायर्ड मार्केट शेयर एंड व्हाट इज द टारगेट यूनिट कॉस्ट। अच्छा जी, आगे ना बढ़ो, फिलहाल तो पहले बताएं जी क्या कह रहा है वो। सेलिंग प्राइस डिटरमिन करें, सेलिंग प्राइस डिटरमिन करें, करें करें करें। ओके, अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमने, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमने निकालनी है। इसके लिए इक्वेशन ये दे दी उसने, ठीक है। ये क्या है जी, प्राइस, ये क्या होती है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो आपने 600 में से, हांगकांग 6 चल रहा है ना आज, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, 11 बज गए ने पाए ना, तुम पता ही नहीं लगा। 600 में से माइनस करना है 0.005, और ये क्वांटिटी जो है ये दरअसल वो है जो आपकी डिमांड होती है, एक्सपेक्टेड डिमांड होती है जो आप बेच सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब सकरीबा कंपनी trying to launch a new product into competitive market in North America. Test marketing has revealed the following demand curve for the product. ठीक है जी, डिमांड कर्व आपको वो देगा परिचय में, ठीक है, अगर वो निकलवा रहा है आपसे कॉस्ट वेयर। अच्छा, फिर साथ ही ये आई कैप नहीं बताया होता, ये मैंने नहीं बताया, ये शायद मैंने लिखा हो। मेरे ख्याल में आई कैप की स्टडी टेक्स्ट ओपन करोगे ना जी, एग्जाम्पल 5 इस चैप्टर में जो होगी उसमें देखोगे, तो मेरे ख्याल में आई कैप नहीं लिखा हुआ था, खुद ही लिख कर बताया था कि जिसको ये भी ना पता हो मेरे वालों, लेकिन 12 लगभग किताब में उसने दे दिया है, तो अगली बार वो इसको इस चीज़ को गायब करके भी तो कह सकता है। एक स्टेप आगे चला जाए तो भी कोई मसला नहीं है क्यों वाली चीज़, बस इतनी सी बात है, याद रख लो, कभी काम आ जाती है ऐसे बुरे वक्त में, लेकिन ज़रूरत इसकी पड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। बहरहाल सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है। वो कहता है जी जिसमें पी सेल प्राइस पर यूनिट है, क्यू सेल क्वांटिटी है। द एस्टिमेटेड मार्केट फॉर दिस प्रोडक्ट इज़ 5 लाख पर यूनिट। एस्टिमेटेड मार्केट ऑफ फॉर द प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज़ 5 लाख यूनिट्स पर ईयर। अब चुप हो तो यही हमारी क्वांटिटी हो, लेकिन वो आगे चुप नहीं हुआ, क्या कह रहा है, द कंपनी वुड लाइक टू कैप्चर 10% ऑफ दिस मार्केट, यानी कि उनको इसमें से जो उन्होंने टारगेट किया हुआ है, असल में ये प्रोडक्ट इस पूरे पूरे जो है वो मुल्क के पूरे उस एरिया के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसकी डिमांड 5 लाख यूनिट्स है। इसका 10% ये चाह रहे हैं कि हम जो है वो कैप्चर कर लें। ये 50,000 यूनिट्स इनकी डिमांड है, जो एक्सपेक्टेड डिमांड है, ठीक है। ओके, सही है। अब सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालनी है तो 600 माइनस 0.005 इंटू 50,000, आंसर बताओ जी, ₹350 पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ गई, कोई मसला तो नहीं। अब बोलो आगे, वो कहता है द कंपनी हैज एस्टिमेटेड कॉस्ट कार्ड, मिस हो रही है आवाज़, कंपनी हैज एस्टिमेटेड आ कॉस्ट कार्ड बेस्ड ऑन 50,000 यूनिट्स ऑफ सेल। कॉस्ट कार्ड जो होता है ना ये बेटा याद रखना पर यूनिट के लिए होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है जी, और ये मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ढूंढता हूँ। ये
ये मैं आपको स्टार्ट यहीं से करवाऊंगा। ये सबसे पहली बातें जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का चैप्टर करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ये दिखाने आया हूँ कि ये स्टैंडर्ड कार्ड है पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट आ रही है इसमें। अगर इसको छुपा दे तो बाकी सिर्फ कॉस्ट रह जाएंगी, ठीक है। वही मार्जिनल कॉस्टिंग उधर भी आ रहे हैं। सही से पढ़ लेना, सही से पढ़, याद रखना वहाँ तक जाते जाते। अच्छा इधर देखें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 1 यूनिट पर 5 किलो मटेरियल लगता है, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और 7 रुपये पर किलो इसका रेट है। इसको स्टैंडर्ड रेट कहते हैं, वहाँ जाके देखेंगे। तो बस मैं यहाँ ये दिखाने आया हूँ कि स्टैंडर्ड ये कार्ड जो होता है ये 1 यूनिट के लिए होता है। स्टैंडर्ड भी पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर हम एस्टिमेट करते हैं। तो अगर ये एस्टिमेट टोटल में हो तो बजट कहलाता है, और अगर ये पर यूनिट में हो तो ये स्टैंडर्ड लिखा हो तो ये क्या होता है, पर यूनिट के लिए। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का स्टैंडर्ड कार्ड है। इसमें अगर सेलिंग प्राइस निकाल दें तो बाकी जो कॉस्ट बचती है तो उसको फिर सिर्फ लोग ये कह दिया करते हैं ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ था, दरअसल मैंने कहा चलो ज़रा दिखा दूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो क्या कह रहा है जी, द कंपनी हैज एस्टिमेटेड अ कॉस्ट कार्ड पर यूनिट के लिए होगा बेस्ड ऑन 50,000 यूनिट। का मतलब ये है कि ये पर यूनिट ही है, लेकिन बेस कर रहा है ये 50,000 यूनिट्स को सामने रखते हुए। कोई फिक्स कॉस्ट वगैरह भी होंगी ना, उनको देखते हुए 50,000 यूनिट्स को देखते हुए एस्टिमेट की होंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट मटीरियल है 100 रुपये, डायरेक्ट लेबर 30 रुपये, फिक्स्ड ओवरहेड 70। ये सब के सब क्या हैं, ये पर यूनिट हैं। ये क्या हैं, पर यूनिट, ओके। कॉस्ट कार्ड से पता लगता है ये। अभी आपने चूंकि वो कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं हुआ इसलिए इतना आप श्योर नहीं है। वो टॉपिक पढ़ेंगे, देखें सबसे पहली बात ही वही है, फिर आपको ही पता लग जाएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन 50,000 यूनिट्स का मतलब समझ आ रहा है कि जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं ये किस चीज़ को सामने रखते हुए इन्होंने निकाले होंगे, इन्हीं 50,000 यूनिट्स को सामने रखते हुए कि हमें कितना वेयर हाउस चाहिए या कितनी फैक्ट्री चाहिए या क्या चीज़ कैसे कैसे करनी है। तो फिक्स कॉस्ट कुछ चीज़ एक कैपेसिटी को देखते हुए एस्टिमेट लगाई जाती है ना। चलो वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी पर यूनिट आपने देख ली, मटेरियल इतना लगेगा, लेबर, लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो आपने टोटल क्वांटिटी को देखकर ही अंदाज़ा लगानी होती है। तो ये मतलब तो इस जुमले का ये है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल है ही नहीं। कंपनी विशेष टू अचीव आ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन फॉर सेल ऑफ फ्रॉम सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट पर ईयर। तो अब क्या करें, ये हो गया काम, अभी नहीं हुआ पूरा। व्हाट इज द टारगेट यूनिट कॉस्ट टू अचीव इट्स। तो टारगेट यूनिट कॉस्ट यानी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट, अब बोलो। तो इसी के अंदर आ गया जी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट। जी बच्चों, तो टारगेट सेलिंग प्राइस क्या है, अभी हमने निकाली है। टारगेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, वो 350 लिखा तो हुआ है। उसके बाद लेस कर दें इसमें से रिक्वायर्ड प्रॉफिट। हाँ जी, रिक्वायर्ड या टारगेट प्रॉफिट वो कितना है मेरे बच्चों, कैसे निकला। वो कह रहा है कंपनी विशेस टू अचीव अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन फॉर सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट पर ईयर। पर ईयर टोटल 5 लाख डिमांड थी, जिसमें से हम पर ईयर ये टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो हम पर यूनिट में चल रहे हैं। तो ये 50,000 यूनिट्स के ऊपर 10 मिलियन का प्रॉफिट, 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं। तो 1 यूनिट पर कितना होगा, निकालना पड़ेगा ना। ये थोड़ा ध्यान से सवाल पढ़ना होता है, कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ अंग्रेजी और रियाजी चल रही है। कॉन्सेप्ट टारगेट कॉस्टिंग का दे चुका हूँ आपको, अब तो चीज़ें सिखा रहा हूँ छोटी मोटी, ठीक है। तो भाई 10 मिलियन डिवाइडेड बाय, बल्कि पूरा ही लिख दें यार, बाद में आपने कहना ये कहाँ से आया। 10 मिलियन डिवाइड बाय 50,000 यूनिट्स करेंगे तो आपका पर यूनिट प्रॉफिट आ जाएगा कितना, बड़ा प्रॉफिट यार आपने सोच में रखा हुआ, अल्लाह माफ़ करे। 350 सेलिंग प्राइस है, उसमें से भाई कह रहे हैं 200 का मैंने प्रॉफिट रखना है। चलो हमें क्या, आप बताएं फिर टारगेट कॉस्ट क्या आ गई आपकी, 150। ये आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ठीक है। बल्कि ए रिक्वायरमेंट पूरी होगी ना, ए रिक्वायरमेंट ये दोनों चीज़ें थी, ठीक है। एक ये था कि आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी होगी, ठीक है, और दूसरा क्या था आपकी टारगेट कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी। तीसरा जो रिक्वायरमेंट बी में कह रहा है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ टारगेट कॉस्ट गैप इन हाउ माइड स्क्रीबा सीक टू क्लोज दिस गैप। ये जो हाउ वाला है ना, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो सिर्फ टारगेट कॉस्ट का गैप निकालो, आराम से निकालना है,
टारगेट कॉस्ट गैप बी माइनस ए करते हैं ना, अब यहाँ डायरेक्ट ही कर दो 150 सॉरी 250 3 किधर है, कहाँ गिवन है? ओके टोटल कॉस्ट ये आ गई, ठीक है जी सही है। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट, टारगेट कॉस्ट कितनी है जी 150 और एक्सपेक्टेड टोटल करंट कॉस्ट कितनी है, तो 200 में से माइनस करो 150 तो आपका 50 का कॉस्ट है। डन, सही है। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज। रिक्वायरमेंट पढ़ो, असल सवाल तो ये था जो मैंने कराना था, अब क्या करें, अब ये तो रह गया। बस इंशाल्लाह कल ख़त्म, इंशाल्लाह मंडे को बग़ैर किसी हिसाब किताब के टैमो टैम ही पिक्चर लेनी है। इसकी पिक्चर लेते हुए शर्म नहीं आती? ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंपोनेंट NP19 एंड कैलकुलेट एनी कॉस्ट गैप दैट एग्जिस्ट। इसका मतलब अगर कॉस्ट गैप निकालना है ना भाई, तो पहले फिर आपको टारगेट कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी। सवाल में सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस में से आप टारगेट प्रॉफिट को लेस करेंगे, फिर आपकी टारगेट कॉस्ट आएगी। टारगेट कॉस्ट को फिर आप जो आपने ये निकाली है इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो गैप होगा। कहता है अगर कोई है तो बता दो, और ठीक है। आगे कहता है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टारगेट कॉस्टिंग माइट बी यूज इन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन पेंडिंग। एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ अडॉप्टिंग इफ अ टारगेट कॉस्टिंग पर यूज कॉस्ट गैप इज आइडेंटिफाइड, सजेस्ट पॉसिबल मेजर्स। तो ये तीनों अभी कल पर रखे हुए हैं हमने, ठीक है। कल अगर सारे सवाल हमने कर लिए ना तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन भी फिर कल हो जाएगा, नहीं तो जिसका हो गया ठीक है, जो रह गया वो मंडे को 15-20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन बचा कुछ नहीं अब इसमें। आप सवाल पढ़ के भी देखिएगा जी। टेस्ट क्यों नहीं है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का है। वैसे मैं सोच रहा हूँ इसका ही ले लेना था, लेकिन चलें कोई नहीं, अब नेक्स्ट वीक सही इसका। अच्छा सुने, सवाल को पढ़ के देखते हैं। मैं बस आपको छुट्टी दूंगा आज, 2-3 मिनट पहले दे दूंगा, लेकिन सवाल को एक दफ़ा पढ़ना चाह रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं। होमवर्क है आपका क्या बेटा? तो फिर किसका टेस्ट लूँ आप बता दो। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को हो गया तो किसका टेस्ट ले लूँ? नहीं बेटा इसका कैसे दे दूँ? अब ये लो टेस्ट है, फिर ऐसे थोड़ी होता है टेस्ट के, ऐसे बैठे बैठाए टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट बनाने में टाइम लगता है। अभी आपका टेस्ट है, इसी का दे दें, अगले हफ्ते आ जाएगा इसी का टेस्ट। अभी आप लोग शौकियाँ मार रहे हैं, सवाल पढ़ें, लगता है पता आ गए। सवाल पढ़ें, मेन सवाल शुरू हो गए। ये दोनों होमवर्क में करने हैं जी आपने, ये पास पेपर भी होमवर्क में करना है। जाओ फिर टेस्ट ही आइए। अच्छा अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकालनी है, और वही वाला काम रूटीन वाला। सुनो आप, बड़ी अहम बात, बल्कि बात बताता हूँ अहम बात। पहले इधर देखो सवाल, ज़रा पढ़ के तो देखें। पोलर कंपनी assembles and sells a range of component for motor vehicles and is considering a proposal to add a new component to its product range. This is a component for electric motor cars which has been given the code number NP19। यानी एक नई चीज़ बनाने जा रहे हैं NP19, okay? The company sees an opportunity to gain market share in market that is expected to grow considerably over time, but already competition from rival producers is strong. यही सवाल है मेरे ख्याल में। दरअसल ये तो पास पेपर के हैं ना, हाँ यही सवाल है जो शायद ICAP, ये ACCA का सवाल है एक्चुअली, और ICAP ने भी अपनी किताब में इसको रखा हुआ है शायद, मुझे लगता है। खैर चलें छोड़ें, ये लंबी ACCA के सवालों की निशानी क्या होती है? अंग्रेजी खुली खुली लिखी होती है, लंबी लंबी अंग्रेजी, मतलब पूरी कहानी सुकून से बताते हैं आपको, ठीक है ना। साढ़े वो तो जगह बचाने ली काम की चीज़ भी उड़ा देते हैं कभी कभी। अच्छा, component NP19 would be produced by assembling a number of parts brought in from external supplier and would then be sold on to manufacturer of electric cars। ठीक है जी। Polar company would use its current workforce as assemble workers to make the component। ठीक है जी।
Production overheads are currently absorbed into production cost on an assembly hour basis. Polar company is considered to use target costing for the new component. Cost information for the new component NP19 is as follows. एड्डी लंबी कहानी तो बात असल मुद्दे ते होना है. Part 19. Each unit of component NP19 require 1 unit of part 1922. Output. बोलो. Each unit of component ये component क्या है? ये फिनिश गुड है. ठीक है. इसमें एक 1922 पड़ा होगा. These bought in parts are purchased in batches of 5000 units and purchase cost is 5.3 each plus delivery cost of per batch. तो मैथमेटिक्स है. यानी आपने क्या कर लेना है, आप यूँ कर लें. दो तरीके हैं. पहला तरीका 5000 यूनिट्स इंटू 5.3 करो, आंसर क्या आता है बोलो. 26,500 प्लस इसमें ऐड कर दो. इसमें डिलीवरी कॉस्ट कितनी है? ये परचेज प्राइस थी ना, ये डिलीवरी कॉस्ट आ गई 27 कितना. अब ये 29250 को डिवाइड कर दो 5000 से, आंसर आ जाएगा 5 पर यूनिट. ठीक है. अच्छा अब सुनो, ये ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं. आप 2750 को डिवाइड कर देते 5000 से, तो कैरेज यानी डिलीवरी पर यूनिट आ जाती. कितना बनता है? 2750 बटा 5000 0.55. अब ये 0.55 इसमें ऐड करो तो 5.85. तो ऐसे भी आ सकता था. पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, जैसे मर्जी निकालो, मेरी बिला से निकाल लेना. ठीक है. दोनों तरह से निकल सकता था. टोटल कॉस्ट निकाल के पर यूनिट पे चले जाओ, या पर यूनिट मटीरियल उसकी परचेज प्राइस गिवन है, कैरेज असल में टोटल में गिवन है ना, डिलीवरी कॉस्ट है टोटल पर बैच, तो इसलिए उसको फिर पर यूनिट कर लें या टोटल कॉस्ट निकाल लें. वैसे ज़्यादा आसान ये काम है, ज़्यादा आसान ये काम है ये, और ज़्यादा बेहतर है. और क्या है? और मैं क्या निकाल रहा हूँ जी? मैं निकाल रहा था कॉस्ट पर यूनिट. क्या नाम है? 1922. पार्ट 1922 की कॉस्ट पर यूनिट. एक और तरीका क्या है? कॉस्ट पर यूनिट 1922 पार्ट की वो कैसे निकलेगी? आप कहोगे जी परचेज प्राइस पर यूनिट कितनी है जी? 5.3. और डिलीवरी कॉस्ट जो है वो भी पर यूनिट करनी है, तो यूँ कर लो 2750 डिवाइडेड बाय 5000 कितना आया? 0.55. तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गई. तो ये ज़रा इजी लग रहा है, क्या ख्याल है? तो जो मर्जी कर लो, पर्चे में जो समझ आए वही ठीक है. आंसर सही निकल रहा हो तो पर्चे में हो सकता है आपको वो समझ में आए उस वक्त फौरी तौर पे, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है. जैसे मर्जी 5.85 पे पहुंचो, ठीक है. हाँ, बस साथ वाले को देख के नहीं पहुंचना. सर ने कहा था जैसे मर्जी पहुंचो. अच्छा जी, अब ये तो सिंपल है, बस इसमें यही मसला था थोड़ा सा. 5.85 इंटू 1 यूनिट, तो 5.85 ही कॉस्ट में आ जाएगा. ओके डन. नेक्स्ट, बस 1 मिनट रह गया, जल्दी से देखो. ईच यूनिट ऑफ कंपोनेंट NP19 रिक्वायर 20 सेंटीमीटर ऑफ पार्ट 1940 विच कॉस्ट 2.4 पर मीटर. याद है कि नहीं? मुझे तो याद है सारा, मुझे तो याद है जरा नहीं, सारा. ऐसे लिखा था मैंने कि स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट को कौन वोट कर सकते हैं आप? लार्ज यूनिट ऑफ मेजरमेंट पर. कैसे? सेंटीमीटर को मीटर में, मिनट को आवर्स में, और ग्राम्स को किलोग्राम्स में, मीटर्स को ml को लीटर्स में. याद आ रहा है कुछ? और आपका वाला सेंटीमीटर को मीटर्स में. कैसे करते थे? मैंने कहा था कि अगर आपने आवर्स में लेके जाना है तो जो सवाल में मिनट गिवन है उनको डिवाइड कर दो 60 से. अगर आपने ग्राम्स को किलोग्राम में करना है तो 1000 ग्राम्स होते हैं, तो जो ग्राम्स सवाल में गिवन है, याद आया? ऐसे नहीं बेसिक्स करते होते थे हम, बेसिक्स के पीछे कोई वजह होती थी. ml जो गिवन है उनको डिवाइड करो तो वो लीटर्स में निकल आएगा. सेंटीमीटर्स जो हैं उनको 100 से डिवाइड करो तो मीटर. अब आपने 20 सेंटीमीटर को पहले क्या कर लेना है? 100 से डिवाइड करके मीटर बना लेना है. ठीक है. अब अगली बात इसमें वेस्ट भी है.
5% ऑफ परचेज्ड पार्ट यानी कि इनपुट का, तो जो इससे आंसर निकलेगा उसको कितने परसेंट है, 5 है ना, तो ये x का 5%, तो 0.05x उधर गया 0.95 डिवाइड बाय 0.95, जो आंसर आएगा 0.95। अब मज़े का सवाल बना है कि नहीं बना, चीज़ें छोटी छोटी सीखी थी पर सवाल अब मज़े का हो गया। अच्छा, अदर पार्ट्स में ऑल्सो NP19 जो है वो तो 7.2 पर यूनिट भी एक कोई अदर पार्ट्स भी लगते हैं, ठीक है, पर यूनिट इतनी कॉस्ट आएगी, ये भी सिंपल है। लेबर के बारे में कहता है कि 25 मिनट लगेंगे, अब इसको भी आवर्स में करना पड़ेगा। स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट सीखा कहाँ था, अप्लाई कहाँ पे आके हुआ, ऐसे ही है, ठीक है। और वो कहता है असेंबली और जो कि असेंबली लेबर जो कि शॉर्ट इन सप्लाई है वो 24 पर आवर, और एस्टिमेटेड है कि 10% पेड टाइम का वेले बैठे रहते हैं बदतमीज़ लोग। उसके बाद ओवरहेड्स हैं, ट्राई करेंगे अब आप इंशाल्लाह ए पार्ट इसका, और ये डेनमार्क आइसक्रीम भी ट्राई कर लेना, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़। एक मिनट, बात ये है कि ये डेनमार्क आइसक्रीम है ना, ये आईकेप का सवाल है जो मेरे हिसाब से टेक्निकली थोड़ा सही नहीं था, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ नई प्रोडक्ट पे लगता है। बहरहाल जो समझ में आए कर देना, मैंने तो कराना ही होगा ना, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।